मराठी तो मुझे 90% समझ में आती है। मुझे मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लिश हिंदी के अलावा कुछ बोलते नहीं हैं। हिंदी में नहीं बोलते आजकल, इंग्लिश ही बात करते हैं लोग। लोगों में इतना होता है और वो इतना दिखा के चलते हैं, मतलब अरे बाप रे, तुम गुणी हो तो ये हमारी गलती है क्या भैया? तुम गुणी हो बहुत अच्छी बात है, और तुम परेशान क्यों कर रहे हो हमको यार? जिन लोगों ने ये फिल्म के बारे में सुना भी नहीं है जस्ट बिकॉज उनको मराठी लैंग्वेज नहीं पता, कितना बड़ा नुकसान होगा उनके लिए। कहाँ बनी है? एक फिल्म बताइए मुझे हिंदी में जैसे बनी है, एक बताइए, एक भी फिल्म, एक गिव मी वन नेम। नए साल में मराठी फिल्म संगीत मानवपन से एक बहुत ही प्यारा गाना चंद्रिका रिलीज हुआ है और वो आपकी आवाज में गाना है, तो ये हमारे लिए तो एक ट्रीट है। रोमांटिक गानों के लिए तो आप किंग माने ही जाते हो और हम बहुत एक्साइटेड है ये गाना सुनने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? इस गाने को जब मुझे पहली बार भेजा गया था सुबोध भावे जी से, तो मेरी कभी कभी थोड़ी बहुत मुलाकात हुई थी, बट मैं उनके बैकग्राउंड से वाकिफ़ हूँ। एज एन आर्टिस्ट पता होता है कि कौन सामने कितना डीप है, कितना उनका काम चल रहा। तो आई वॉज ऑलवेज फॉन्ड ऑफ सुबोध भावे's वर्क। कटियार उसमें भी मैंने फिल्म नहीं देख पाया, पर मुझे मालूम था कि ये जो काम कर रहे हैं ये किसी काम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो मुझे जब बताया गया, शंकर महादेवन जी ने मुझे बोला कि ये फिल्म का ऐसा ऐसा गाना है, मैंने इसी कमरे में सुना था, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने बोला यार, आई वॉज सो थैंकफुल बिकॉज आई डोंट टेक माई वर्क फॉर ग्रांटेड कि यार गा दी है, अब तो अभी एक नया गाना आ गया। किसी गाने को सुनते हैं और आपको लगता है कि इतना अच्छा गाना आपको मिल रहा है, अब आपको उसके साथ में इंसाफ करना है, तो आपके अंदर से सिर्फ ईश्वर के प्रति धन्यवाद निकलता है। आई वॉज वेरी थैंकफुल। एंड फिर मैंने मेंटली देख लिया कि इसको मैं ऐसे एक खांचा बन गया था दिमाग में कि मैं इसको जब माइक्रोफोन के सामने जाऊंगा उसकी डिलीवरी मेरी ऐसे होने वाली है। मुझे ये भी समझ में आया कि इसको ज़्यादा चतुराई से नहीं गा सकते। गाने का जो सोल है, जो गाने का जो उसका निवेदन ही ह्यूमिलिटी वाला है। इसमें सरेंडर चाहिए। गायकी में आप बिल्कुल भी ये ना लगे कि कुछ खा दिया आपने, ऐसी कोई जगह मार दी कि ओ हो अब इस पर वाह करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गाना बना के तैयार किया उसको कन्वे करना है आपको, ये भावनाओं के साथ में। मेरे ख्याल में उस दिन सरस्वती उतरी थी स्टूडियो में, हम सब थे, हम सबको लगा कि हम एक सही दिशा में गाने को रख रहे हैं। और एक उम्र के साथ, तजुर्बे के साथ में, एक्सपीरियंस के साथ में इंसान का माइंडसेट भी बदलता है। शायद ये गाना अगर मैं 20 साल पहले गाता तो मेरी अप्रोच ही नहीं हुई। ओवर द इयर्स व्हेन यू इवॉल्व आपको समझ में आती चीज़ें, और सही वक्त पे सही उम्र में गाना मुझे मिला है, तो मेरे ख्याल से इस गाने का एंड रिजल्ट ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा प्योर आया। सोनू जी, आपने सिर्फ मराठी ही नहीं, भारत के अलग अलग भाषाओं में भी गाना गाया है। ऐसा वो क्या राज है जो कोई भी भाषा आप पे हावी नहीं होती? वो शब्द, वो भाव उस गाने में उसी सरलता से आते हैं। खास करके ये चंद्रिका गाना जिसमें एक ठहराव है, एक पीरियडिक फिल्म है, एक सिचुएशन है, तो आप कैसे लेते हैं ऐसे सिचुएशन को? मुझे लगता है कोई भी आर्टिस्ट जो अपने काम को सही मायने में प्यार करता है और उसको और जानना चाहता है, क्योंकि एक मैंने ही बहुत पहले बात एक कही थी, व्हेन द स्टूडेंट डाइज द मास्टर डाइज। कभी भी इंसान ये जगह पे नहीं सोच सकता अपने आप को कि मुझे अभी आ गया, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ, तुम बता। नहीं, किस कोने से आपको कौन सी सलाह मिल जाए, आपको ओपन रहना चाहिए। तो जब मैं किसी भी लैंग्वेज में गाता हूँ तो मैं डिपेंड तो करता ही हूँ ऑब्वियसली कि सिखा कौन रहा है, समझा कौन रहा है। एक मैंने सिन्हलीज भाषा में एक ऐड गाया था, श्रीलंका वाली फिल्म। तो वो जो गवाने के लिए आए थे, अच्छे लोग बेचारे, वो उस ब्रांड के ओनर थे, वो उनको लैंग्वेज नहीं मालूम थी, तो वो जो बोल रहे मैंने वैसे वैसे गा दिया, फिर मालूम पड़ा गलत गाया मैंने पूरा। तो अगेन बहुत बड़ा दारोमदार होता है कि आपको सिखा कौन रहा है, जिसको खुद भी लैंग्वेज पता। अब कुछ लोग हैं जो हिंदी में बात कर, हमें बड़ी खुशी हुई है, अब वो अगर आपको खुशी सिखाएगा तो जिसको हिंदी नहीं है तो वो खुशी बोलेगा ना, है ना। आपको क्या शरोकार है, तो वो शरोकार बोलेगा, तो वो जो गा रहा है वो शरोकार बोल पाएगा। तो अगर हमें मराठी में ऐसे कुछ लोग मिले इनको लैंग्वेज नहीं आती तो हम फंस जाएंगे। तो क्रेडिट थोड़ा उनको भी जाता है जो आपको सिखा रहा है, उसका काम पता है कि नहीं पता, और नहीं पता वो तो फंस जाएंगे आप। एंड देन आई थिंक द आर्ट ऑफ इम्पर्सनेटिंग, साउथ इंडियन भाषा में कोई भी गाएंगे आप साउथ, तो आपको एसपी बालासुब्रमण्यम का एक टच अगर आता है थोड़ा सा ला ला, तो आप उसको कर सकते हैं। ला ला नहीं करेगा वो, पता कि एसपी बालासुब्रमण्यम का साउथ में सुन रखे है। तो शुरू में व्हेन आई वुड सिंग तमिल सॉन्ग और तेलुगु सॉन्ग और कन्नड़ा सॉन्ग, आई वुड कीप दैट एसपीबी इन माई माइंड। और अगर हम मराठी में गा रहे हैं तो शायद सुरेश जी भी आ सकते हैं, ना रे ना रे रे ना आ सकते हैं, तो वो भी आ सकते हैं। सो यू हैव टू कार्व योर वे, कि मतलब ये गाने को तो सुरेश वाडकर जी गाते तो विशेषज्ञ हैं। ये गाना अगर गज़ल के तरह का है, तो अगर जगजीत सिंह को गाएंगे तो क्या उसका
फील आ सकता है। ऐसे कई भजन गज़ल मैंने गा रखी हैं जो मैंने सोचा कि जगजीत सिंह जी का ठहराव इसमें आना चाहिए। सो एक रेफरेंस पॉइंट अगर इंसान रखे, उसके लिए सुनना पड़ता है, और सुनने के लिए उसको अपने अंदर लेने के लिए थोड़ी ह्यूमिलिटी चाहिए होती है। एरोगेंस से नहीं सीखता कि भाई क्या आ रहा है, इसको क्या आता है, हम इससे अच्छा गाते हैं। कुछ लोग उसमें भी टाइम वेस्ट करते हैं। सो आई थिंक इट्स अ ओवरऑल कलेक्टिव थिंग कि सीखो भी, समझो भी, और अपनी भी चीज़ निकालो। इट्स एक रास्ता नहीं, कई चीज़ें होती हैं। इसी से जुड़ा एक सवाल कि जैसे अभिनेताओं को एक्टिंग करते वक्त डायलॉग बोलना होता है, अपने आँखों से वो भाव दिखाने होते हैं, हंसाना होता है, रुलाना होता है। एक गायक को अपनी आवाज़ से वो हाव भाव दिखाने, उनकी आवाज़ सुन के हम रोते हैं, उनकी आवाज़ सुन के हम खुश होते हैं। तो आपको क्या लगता है, इसके लिए भाषा की समझ ज़रूरी है या गाने के पीछे के भाव? अच्छा सवाल है, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। जब मैं मराठी तो मुझे 90% समझ में आती है। मुझे, मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लिश हिंदी के अलावा कुछ बोलते नहीं हैं। हिंदी में नहीं बोलते आजकल, इंग्लिश ही बात करते हैं लोग। तो पर मराठी मुझे समझ में आती काफ़ी। फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे, कुछ वर्ड नहीं समझ में आता, तो नेचुरली मैं पूछता हूँ मतलब उसका। पर कुछ भाषाएं जो हैं मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आती। कन्नड़ा मैंने वहाँ कम से कम 500-600 गाने गाए होंगे, 1000 भी गा दी होंगी शायद। लेकिन वो लैंग्वेज मैं, क्योंकि मेरे रोज़मर्रा की लैंग्वेज ही नहीं है वो, उसका ग्रामर ही अलग है। लेकिन मैं मेक श्योर करता हूँ, मैंने मैक्सिमम गाने मेरे ख्याल से हिंदी के अलावा कन्नड़ा में गा रहे। ऐसा कोई भी गाना नहीं है जो मैंने बिना मतलब जाने गाया हो। मुझे पता होगा कि ये जो लाइन में गा रहा हूँ, इसमें इस वर्ड का मतलब सपना है, इस वर्ड का मतलब आँखों में सपना है, इसका मतलब मुस्कुराहट है, इसका मतलब दुख है, इसका मतलब हृदय को हृदय बोलना है, हृदय बोलना है, हृदय बोलना है। ये सब चीज़ें पूरा समझ के मैं करता हूँ। तो बिना मतलब समझे आप गलती कर सकते हैं। गाना कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हैं भावनाओं से। एंड अगेन, एक बार आपने मतलब समझ लिया, देन द टेक्निक कम्स इन। क्योंकि आप मन से बड़े दुखी हो रहे हैं, मुंह से नहीं आ रहे, तो फिर क्या होगा? आपके मन में बड़ा दुख है, पर आपको कन्वे करना नहीं आ रहा कि सैड सॉन्ग को कैसे गाया जा सकता है। या हंसते गाना, एक रोमांटिक गाना है, आपकी आवाज़ की शोखी कन्वे नहीं हो पा रही है। भाई आप अंदर से तो बड़े, यू टर्न डाउन इनसाइड, बट आपकी आवाज़ में टर्न डाउन कैसे हो रहा है? आर यू कन्वेइंग योर एक्साइटमेंट, योर रोमांस? तो चीज़ें टेक्निक्स पे आ जाती हैं। शंकर एहसान लॉय जी ने इस फिल्म में 14 गाने दिए। 18 एक से बढ़कर एक गायक है इस फिल्म में। तो उनमें से एक आप भी है, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, या गाना रिकॉर्ड करते वक्त कोई वाकया जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? शंकर एहसान लॉय, इनके साथ में मैं काम करते हुए मुझे बहुत साल हो गए। इनफैक्ट जब मैं स्ट्रगल करने आया था, तब मुझे याद है बृजभूषण साहनी जी के साथ में मैं, मेरे फादर, हम लोग एक स्टूडियो में गए थे। वहाँ पे रंजीत बारो गाना चल रहा था, एड रिकॉर्ड हो रही में, दहर पेप्सी, मुझे याद है अभी तक, घुंघराले बाल लेके। तब ये इतने मोटे थे नहीं, तो ये गाना गा रहे थे और सर में मार रहे थे ऊंची ऊंची। मतलब ये कौन सा है खुराफाती सिंगर भैया। तो मुझे अभी तक उनकी मेमोरी है, अभी वो याद है। फिर उसके बाद काफ़ी काम करने, एंड देन हमारे वो सब कार्मिक जर्नी होती है। हमारी कार्मिक जर्नी शुरू हुई तन्हाई, दिल्ली में काम कर चुके थे, बस तन्हाई वगैरह से शुरू हुई। फिर कल होना हो, कभी रोजाना कहना, किल दिल हमने क्या गाना बनाया था शंकर एहसान लॉय ने। तो हमने बहुत तगड़ा काम करा। चुप चुप के, चोरी से चोरी, ये भी। सो देव गिवन मी द आज की रात, होना है क्या, वी हैव डन सम अमेजिंग वर्क टुगेदर। माही वे, बहुत सारे गाने। और अभी ये जो चंद्रिका हमने किया है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में सोलमेट्स बनकर आते हैं, कार्मिक सोलमेट्स। मेरे कार्मिक सोलमेट ही है लोग। और इनका जो मैं हमेशा कहता हूँ, शंकर महादेवन इज़ अ कूल माइस्ट्रो। वो अपनी कला, जितनी उनकी कला है उस हिसाब से अपने को बहुत लाइटली लेके चलते हैं वो, जो कि बहुत सही इंसान की पहचान है। लोगों में इतना होता है और वो इतना दिखा के चलते हैं, मतलब अरे बाप रे, तुम गुणी हो तो ये हमारी गलती है क्या भैया? तुम गुणी हो, बहुत अच्छी बात है, और तुम परेशान क्यों कर रहे हो हमको यार? ऐसे मैंने कितने लोगों को देखा है। पर जो सही मायने में भगवान के अच्छे बच्चे होते हैं, वो अपनी कला को लेकर, हाँ कि कला है, बट ठीक है यार, इसमें बाकी के कसूर नहीं है। तुमको मेरे लिए भुगतना नहीं पड़ेगा मेरी कला को लेकर। तो शंकर महादेवन में खास बात है। एहसान लॉय, सब बहुत गुणी, महान लोग हैं ये लोग। और हमारा सौभाग्य है कि हमको इतने अच्छे महान लोगों के साथ में काम करने का मौका। महान बोलता हूँ क्योंकि हम अपने कंटेम्प्रेरीज को महान नहीं बोलते, हम पहले वाले को महान बोलते थे, बड़े महान थे, लेजेंड थे। सामने वाले को बोलते गुणी है, नहीं, महान है। आज से 20 साल 25 साल के बाद में इनको महान ही बोला जाएगा। क्या महान लोग थे यार, क्या महान। तो ये आदत डालनी चाहिए कि जो कंटेम्प्रेरी लोगों को महान बोलना जरूरी है। अभी के अभी उनको ये बताना, उनके लिए ये वर्ड शब्द यूज करना
तो ये महान ही लोग हैं इनके साथ में, और अभी भी क्या काम कर रहे हैं। मतलब इसके पहले कटियार में भी जो उन्होंने म्यूज़िक किया था, मान अपमान के सारे गाने मैंने सुने, कितना अंदर भरा हुआ है, इतने तरह के रागों का इस्तेमाल हो रहा है, हमें तो पता भी नहीं इतना, लेकिन इतने तरह की शैलियों का काम हो रहा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे इनका बचपन इसी में बीता है, जो कि ऐसा नहीं होगा। ये बहुत सारे म्यूज़िक सुना है इन लोगों ने, लेकिन अपने आप को कितना उसमें अडेप्ट कर लिया इस म्यूज़िक को, इस पूरे उसमें ऑफ कोर्स हाथ है सुबोध भावे उनका भी है, और जो भी साथ में जुड़े हुए हैं उनका भी हाथ हो कि भाई ये एक ग्रूमिंग भी होती है ना, कि भाई हमको इस तरह का म्यूज़िक चाहिए, ये साउंड चाहिए, ये हो चुकी, ये उसके पृष्ठभूमि ये है। तो काफ़ी लोगों के मिलजुल के जो म्यूज़िक बना है, और उसमें इन्होंने जिस तरह फूल खिलाए हैं, अनडाउटेडली बहुत कमाल का काम किया है। सुबोध जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, जो एक वर्सेटाइल एक्टर भी है, लेखक भी है, उनकी पिछली फिल्म कटियार कालजात घुसली के संगीत ने तो भारत भर ही नहीं पूरी दुनिया भर के श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था एक ऐसे संगीत से। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इससे बाकी भारत का नुकसान कहूँगा। इन्होंने लैंग्वेज की लिमिटेशन की वजह से कटियार के म्यूज़िक नहीं सुना या फिल्म नहीं देखी। मैंने खुद नहीं देखी फिल्म, सचिन भैया ने मुझे डीवीडी कब का दे रखा था, और मैं वो फिल्म देख नहीं पाया क्योंकि मेरा शेड्यूल ही ऐसा है कि मैं वो डीवीडी लगा के अब मुझे उसमें है, OTT पे है, तो मुझे उसको देखना है। पर वो पुरानी बात हो गई। बट हम तो चलो फिर भी हम उन सब लोगों को जानते हैं जो इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने ये फिल्म के बारे में सुना भी नहीं है, जस्ट बिकॉज उनको मराठी लैंग्वेज नहीं पता। कितना बड़ा नुकसान होगा उनके लिए। कहाँ बनी है? एक फिल्म बताइए मुझे हिंदी में जैसे बनी है, एक बताइए, एक भी फिल्म, एक गिव मी वन नेम जो इस तरीके का म्यूजिक, इस तरीके के डेडिकेशन को लेकर, इंटेंसिटी को लेकर कोई फिल्म पेश की जा रही है। मुझे तो एक भी फिल्म नहीं, किसी और भाषा में शायद हो, मेरी नॉलेज में तो नहीं है। तो सुबोध भाभी क्या काम कर रहे हैं फिर? सोचिए आप, कहाँ दिमाग चल रहा है उनका। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये काम सिर्फ मराठी तक सीमित ना रहे ये चीज़ें। और अब तो जैसे इतनी पूरे भारत की फिल्में एक दूसरे के साथ में मिल रही हैं, तो अब मैं चाहूँगा कि मान अपमान जैसे है ये, अब ये सिर्फ महाराष्ट्र सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, मराठी सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीज़ों को पूरा इंडिया देखे, समझे और इसको एंजॉय करे, और इससे इसको मतलब असिमिलेट हो जाए ये सब पूरे इंडिया के रक्त में। मैं यही एक आखिरी सवाल मराठी फिल्मों को लेकर कि जी। सालों साल मराठी फिल्म ने अपना एक दर्जा स्थापित किया है, मतलब उनका एक ये है। तो आजकल बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं जो मराठी फिल्में बना रहे, आगे आ रहे हैं। उसमें से एक जियो स्टूडियोज़ भी है जिन्होंने मी वसंतराव, बाईपण भारी देवा और अब ये संगीत मान अपमान लेकर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे किसी लैंग्वेज पे बैरियर ना रखे और अच्छे अच्छे कंटेंट को सारी स्टूडियोज़ आगे लेकर आना चाहिए? इसमें दो लोग, दोनों को ही क्रेडिट जाता है, मेकर को जाता है, ऑडियंस को जाता है। ऑडियंस भी तो जो मराठी लोग हैं कितने इस मामले में वो ओपन माइंडेड है कि भाई हमको कोई अच्छी चीज़ दी जा रही है तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। अमूमन ऐसा भी होता है कि कुछ तो बोलते हैं यार व्हाट द हेल यार, व्हाई आर यू गोइंग सो डीप इनटू, आई वांट टू बी एंटरटेन्ड यार, मेरे को कोई ऐसी एंटरटेनमेंट हो यार, व्हाट इज दिस हैपनिंग, व्हाई आर टॉकिंग सच डीप शिट एंड ऑल। वो सब फिर कुछ ऑडियंस यही भी होती है। पर आपको ये मराठी लोग इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि कुछ चीज़ ऐसी है जो हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो मेकर दे रहे हैं, लेने वाले ले भी रहे हैं। सो आई होप इस तरीके से जो सच्चाई है, अगर सब में नहीं है, 60-70% इंडिया में भी अगर लोग आते हैं कुछ अच्छा देखने को, सुनने को, तो मेकर्स को भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा बनाने में। फिर सिर्फ मराठी में नहीं बनेगी ये चीज़ें, फिर बाहर भी जाएंगी और अच्छी चीज़ें और बन के आएंगी। द वर्ल्ड परहैप्स इज चेंजिंग, और कहीं महाराष्ट्र से शुरुआत सच्ची फिल्में बनती हैं यहाँ पे। जो भी कई ऐसी फिल्में हैं जो मैंने देखी थी, मुझे कि कितना अच्छा और सिंपल टन काम हो रहा है। कोई ग्लैमर नहीं दिखाया जा रहा, कोई बुद्धू नहीं बनाया जा रहा। ये बुद्धू नहीं बनाते जिन्होंने चीटिंग नहीं करते कि कुछ ऐसी चीज़ कर दिया कि अभी वो कॉमेडी होगी तो भी सही कॉमेडी होगी। अभी हमारी वो नवरा मजा सचा 2 वो भी इतनी हिट हुई है, उसमें मेरे गाने थे सचिन भैया, मेरे तो बड़े भाई जैसे ही हैं। सो आई एम सो हैप्पी दैट मराठी फिल्मों को जब कुछ जगह स्थान मिलता है तो मुझे अच्छे कलाकारों को, एक से बढ़कर एक फनकार हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, बड़े से बड़े, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, और उनकी चीज़ें सामने आए और जब सक्सेसफुल होती है तो मुझे बहुत खुशी होती है।